नहीं सर आप यार एक बार डर चुके हैं सर पूछ लीजिएगा ये करना है सर इसी से क्या कीजिए हाँ बता देगा लेकिन आप सीरियल नंबर 7 या 8? 7 डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव हो गया था, हैबिटेट हुआ था 6 7, हाँ 8 होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटिहेलमिन्थस है ना, माउथ इज प्रेजेंट बट the digestive tract is incomplete and it closes, बंद हो जाता है afterwards। इसके कहने का मतलब है कि इसका माउथ तो होता है लेकिन माउथ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर क्लोज हो जाता है, पूरा पूरा इंटेस्टाइन इसका नहीं है। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, माउथ है लेकिन पूरा इंटेस्टाइन नहीं है, तो डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर कैसे जाता होगा, ये एक इशू होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर करते हैं और मैक्सिमली मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के बाद जो बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको सिंगल ओपनिंग से ही बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज इट। लेकिन ज्यादातर करके इसके जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। माउथ रहे या न रहे इनको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इनका बॉडी परमिएबल है, बॉडी वॉल परमिएबल है, और ये ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे फूड स्टफ डाइजेस्ट होने के बाद आता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होता है, इसका पूरा बॉडी डाइजेस्टेड फूड में नहाता रहता है। तो इमेजिन कीजिए, इसके पास एक ही काम रह गया है, एब्जॉर्ब कर लेना, इसको फूड डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इसलिए पका पकाया भोजन, डाइजेस्ट किया हुआ भोजन इसके शरीर के चारों तरफ घूमता रहता है। बस इसके पास एक ही काम है, अपने बॉडी वॉल से उस फूड को, उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेना। दैट इट कैन डू, और यही काम वो करता है। इतना स्पेशलाइज्ड है कि ऐसे जगह पे इन्फेक्शन फैलाने के लिए बैठा हुआ रहता है जहां से इसको फूड मटेरियल इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पैरासाइट्स हैं उनको तो डाइजेस्टेड फूड मिल जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो लिवर में बैठे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्लड वेसल्स में छिपे हुए रहते हैं। तो ब्लड वेसल में ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा में सारा फूड न्यूट्रिएंट्स है, प्लाज्मा में से फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। लीवर में बैठा हुआ है, लीवर में एक डेडिकेटेड ब्लड वेसल, ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन का होता है, मैमल्स का होता है, तो वहां से वो फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनको अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनकम्प्लीट होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। दे कैन एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट। इनके जो होस्ट हैं, जिनके बॉडी में ये जाके टिके हुए रहते हैं, वहीं से ही अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट आर एंडोपैरासाइट्स and so they absorb the digested food, by their body wall। इसलिए अपने बॉडी वॉल से उन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होती। सीरियल नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जितने एंडोपैरासाइट्स हैं इनके अधिकतर एनाएरोबिक होते हैं,
अब बोलिएगा एनिमल है, एनिमल सेल है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है जी, लेकिन विथ ए कंडीशन कि ये ऐसा नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर माहौल नहीं है, जहां छिपे हुए हैं वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। किसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑक्सीजन भरा हुआ रहेगा बताइए? इसीलिए ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर, ठीक है। लेकिन जो पैरासाइट, एंडोपैरासाइट, और जो फ्री लिविंग है, एग्जांपल दिए हैं प्लानेरिया, है ना, तो जो फ्री लिविंग है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और वो एक्वेटिक होता है, तो वाटर में से ऑक्सीजन लेगा और बॉडी वाल में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज कर देगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, cellular level respiration takes place the endoparasites are anaerobic in nature। जो एंडोपैरासाइट है वो एनाएरोबिक होते हैं। सीरियल नंबर 10, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लेटिहेलमिन्थस, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन ओरिजिन। इसका मतलब है बॉडी कैविटी के अंदर में सेल्स हैं। सिलेंटेटा टीनोफोरा तक हम लोग को मिला बॉडी कैविटी एम्प्टी है ना, बॉडी वॉल के अंदर खाली जगह है, तो एक में जीवीसी, दूसरे में जीवीसी, और पहले वाले में हम लोग को मिला स्पॉन्जोकोल। इसमें ऐसा नहीं है, खाली जगह नहीं है, पर सिलोम भी नहीं है, ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट नहीं है। तो खाली जगह को भरा किसने? सेल्स ने, लूजली प्लेस्ड सेल्स ने खाली जगह को भर के रखा हुआ है। तो लूजली प्लेस्ड सेल्स है, इसका मतलब सेल के बीच में जगह है, गैप है, ठीक है, और वो हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। तो बॉडी फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है और इंटरसेलुलर स्पेस में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट करता है। पर इसके सर्कुलेशन के लिए, है ना, अगर ये मूव करता है, बॉडी मूवमेंट करता है, तभी वो सर्कुलेट होगा, नहीं तो एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। और एंडोपैरासाइट है, इन्हें मूवमेंट करने का जरूरत नहीं होता, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। जो फ्री लिविंग फॉर्म है वो तैरते हैं, तो तैरेगा तो बॉडी मूवमेंट होगा, तो बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट होगा। इस तरीके से बड़ा ही सिंपल फॉर्म में अपना लाइफ कैरी ऑन करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग फिर से लिखेंगे एब्सेंट द बॉडी फ्लूइड is present in the body cavity within loosely placed intercellular space. It can flow under body movement। तो जब ये बॉडी मूव कराएंगे तभी इनके अंदर का बॉडी फ्लूइड मूव करेगा, अदरवाइज पड़ा हुआ रहेगा। अब एक सेल से दूसरे सेल तक न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम की तरह इसका बॉडी फ्लूइड काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है, ऐसे करके आया है ना, फ्लैट सरफेस, बीच में फूड मटेरियल्स आए और ये है बॉडी फ्लूइड।
ये है आउटसाइड द बॉडी और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड गैसेस। तो बॉडी वॉल एब्जॉर्प्टिव है, एक्सचेंज करने का मीडियम देता है, बाहर से मटेरियल बॉडी वॉल को क्रॉस करके किस में आएगा, बॉडी फ्लूइड में। इस बॉडी फ्लूइड में आने के बाद बॉडी फ्लूइड से होते हुए दूसरे सेल्स की ओर जा सकता है, अगल बगल के सेल की ओर। लाइकवाइज यहां से आ रहा फूड मटेरियल इसके थ्रू डिफ्यूज होके इधर के बॉडी वॉल में एंटर कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा बॉडी फ्लूइड मूव जब नहीं करेगा तब क्यों मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, डिफ्यूजन। आप इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लास पानी रखे हुए हैं, शीशे के ग्लास में एक ग्लास वाटर है, ठीक है, पानी को आप हिला नहीं रहे, ठीक है, पानी को आप बिल्कुल हिला नहीं रहे, स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। अब एक काम कीजिए, एक ड्रॉप ब्लू इंक उसमें डाल दीजिए, आप 1 घंटा 2 घंटा समय छोड़ दीजिए, आप देखिएगा पूरा ग्लास का पानी ब्लू हो गया। कैसे, आप तो उसको चम्मच से चलाए नहीं। फिर जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड ब्लू इंक था वो चारों तरफ कैसे फैल गया, वाटर तो मूव कर नहीं रहा, कैसे गया, बाय डिफ्यूजन। फ्लूइड के अंदर ये फेनोमेना होता है, ये प्रॉपर्टी है उसका कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, डिसॉल्व मटेरियल्स को अलाउ करता है, अनडिसॉल्व को नहीं। जैसे ठहरे हुए पानी में अगर एक बालू का दाना डाल दें तो उम्मीद करें कि बालू का दाना उधर उधर चारों तरफ डिफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बालू का दाना उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। उसके लिए डिफ्यूजन का प्रिंसिपल चलेगा, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल्स के लिए नहीं। तो ये भाई साहब अंदर कैसे आ पा रहे हैं, सॉल्युबल है वाटर में तभी ना, बॉडी फ्लूइड में सॉल्युबल है तभी ना। तो बॉडी फ्लूइड मूव करे चाहे ना करे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्शन की ओर मीडियम की तरह काम करेगा। गॉट द पॉइंट। इसीलिए यह मत सोचिएगा कि अरे ब्लड की तरह ये फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी इधर से फूड मटेरियल इधर और इधर से फूड मटेरियल उधर कैसे जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। आई बात समझ में, प्रैक्टिकली हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिससे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड कैसे एक इंटरफेस की तरह काम करता है ताकि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एब्जॉर्ब मटेरियल जा सके। ठीक, फिगर में आप बता देंगे, बॉडी फ्लूइड एक्टिंग एज एन इंटरफेस for movement of materials by diffusion in flatworms। ठीक है, अब नोट कीजिए, एक्सक्रीटरी सीरियल नंबर 11, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन्स तो है नहीं, सिस्टम इज एब्सेंट, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे इसके पास स्ट्रक्चर होते हैं, सेल होते हैं जिसके मदद से ये एक्सक्रीशन करता है। इट हैज डेडिकेटेड सेल फॉर एक्सक्रीशन इट इज फ्लेम सेल, इसको फ्लेम सेल कहते हैं।
तो फ्लेम सेल इसका एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। सीरियल नंबर 3, इट एक्सक्रीट्स एमोनिया, नोटेड बाय करके लिखेंगे, दोज एनिमल्स who excrete ammonia are called ammonotelic animals। जो एनिमल एमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें एमोनोटेलिक कहते हैं। excrete urea are called ureotelic animals। excrete uric acid are called uricotelic animals। 3 कैटेगरी हैं और ये कैटेगरी उनके एक्सक्रीटरी मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। वहां तक नोट कीजिए, तब तक इधर हम मिटाएं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस जानते हैं ना, उसके चॉइसेस हम लोग कैसे लेते हैं। असर्शन रीजन में चॉइस नंबर ए हम लोग लगाते हैं, ये सब जगह लिखा हुआ रहता है फिर भी बता देते हैं। चॉइस नंबर ए हम लोग तब रखते हैं जब असर्शन और रीजन यानी स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है सही सही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तब हम लोग चॉइस ए देते हैं या उसके लिए चॉइस ए रखते हैं। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है असर्शन भी सही है यानी स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं और हम रात को खाना खाते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं, रात पे खाना खाने से इसको क्या लेने देना। तो रात पे खाना खाते हैं ये ऑफिस जाते हैं वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, चॉइस नंबर बी रखते हैं, ठीक है। अब तीसरा बड़ा आसान है, assertion is right, reason is wrong, सी ऑप्शन। assertion is wrong, reason is right, डी ऑप्शन। या कई बार ऐसा रहता है assertion and reason both are wrong, तो डी ऑप्शन, डिपेंड करता, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन रखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, excretion is done by all the animal phylum। ये assertion है, ठीक है, और रीजन R1 कर लीजिए। रीजन दिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया और यूरिक एसिड और एमोनिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बोला जाए ए बी सी डी इन चारों में से क्या होगा। गौर से देखिए, असर्शन बोल रहा है एक्सक्रीशन इज डन बाय ऑल द एनिमल फाइलम, है ना, और रीजन दे रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी या डी। डी तो नहीं होगा हरगिज, ये तो सभी समझ रहे हैं। डी होगा क्या।
ऑप्शन ए तब रखते हैं जब असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक का जवाब ए आया, सबको जवाब देना है, सबको चुनना है। साक्षी का कहना है ए होगा, विनीता आपका क्या कहना है? बी, बी। खुशी प्रिया, बी कहता है जब ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए। क्या आपका भी कहना बी है? एकता भारती क्या होना चाहिए? आपका क्या कहना है? लास्ट बेंच, हाँ पता नहीं, क्लासरूम में है ना। हाँ बताइए। उसको मत डांटिए, उसका अपना सोच है। आपका क्या कहना है? सेकंड लास्ट। बी लग रहा है। देखिए हम लोग को यही तय करना है ना कि पहले तो देखना है, सबसे पहले क्या देखना होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तब ना आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो अभी अभी देखें यहाँ नोटेड बाय में कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, या तो अमोनिया या यूरिक एसिड या यूरिया, ये होते हैं। तो देखिए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया और यूरिक एसिड और अमोनिया, ये स्टेटमेंट तो सही है। और शुरू से देखते आ रहे हैं जितने एनिमल फाइलम अभी तक हम लोग पढ़े या पढ़ रहे हैं, चौथे में आगे सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन के बारे में बात हो रही है। यानी ऑल द एनिमल फाइलम, जब लोएस्ट काइंड ऑफ एनिमल फाइलम एक्सक्रीशन कर सकता है तो हाईएस्ट वाला कैसे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, होंगे ही होंगे। तो असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, तो डी तो नहीं होने जा रहा है, सी तक है हम लोग। अब हम लोग को क्या सोचना है कि ए इज एक्सप्लेन्ड बाय आर और नॉट। अभी पता कैसे करेंगे जानते हैं? सीधा तरीका है, देखिए बहुत सिंपल। एक क्या करते हैं, असर्शन जहां खत्म होता है ना, उसके बाद एक वर्ड जोड़ते हैं बिकॉज, और उसके बाद रीजन को पढ़ लेते हैं। अब देखिए मिलाकर सही बनता है कि नहीं। एक्सक्रीशन इज डन बाय ऑल एनिमल फाइलम बिकॉज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। नहीं नहीं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसलिए इसको एक्सक्रीट करना होगा, ऐसा थोड़ी है। इसलिए एक्सक्रीट करना होता है। एक मिनट, ऐसे सोचे, ये पार्शियली सही लग रहा है। एक्चुअली यहां पे ये होना चाहिए कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी से बाहर निकलने वाले हैं, वो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर उलट पुलट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। यानी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस बिगाड़ देता है। ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ये तो है, सही बात है, लेकिन इसमें तक कुछ है जो वाटर इंसॉल्युबल है। जैसे यूरिक एसिड, ये वाटर इंसॉल्युबल है। बहुत ज्यादा सॉल्युबल है अमोनिया, उससे कम है यूरिया, और उससे भी कम है यूरिक एसिड। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं वैसे वैसे इनका सॉल्युबिलिटी कम होता जाता। तो ये वजह नहीं होंगे एक्सक्रीशन के, बल्कि एक्सक्रीशन का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, वाटर बैलेंस बिगाड़ देते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं, प्रिंसिपली जो कंपाउंड बनता है वो है यूरिया, अमोनिया, और अमोनिया के वजह से वाटर बैलेंस बिगड़ता है, जिस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी कर जाता है, इसीलिए एक्सक्रीशन करना पड़ता है। तो अब देखिए, एक्सक्रीशन इज डन बाय ऑल एनिमल फाइलम बिकॉज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। नहीं, इसीलिए इसमें चॉइस क्या होना चाहिए? बी। इस तरीके से डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। तो असर्शन रीजन ऐसे देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ए और बी के बीच में अधिकतर कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन का आंसर गलत करके हम लोग आते हैं। चलिए यहां तक हो गया।
तो एक बात बताइए, ये जो प्लेटीहेल्मिंथस है ये एमोनोटेलिक है कि यूरियोटेलिक है कि यूरिकोटेलिक है? कैसा एनिमल होगा? एमोनोटेलिक होगा, होगा ना, क्योंकि ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है। जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें एमोनोटेलिक करते हैं, और अभी तक जितने फाइलम हम लोग देखे हैं सब में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, इसीलिए ये अभी तक एमोनोटेलिक ही हम लोग को मिल रहा है। सीरियल नंबर 4 में डाल दें, सो द प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर एमोनोटेलिक। सीरियल नंबर 12, reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction by budding. प्लेटीहेल्मिन्थस है ना? नहीं, बडिंग नहीं है, इसमें फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और एग्जाम्पल प्लेनेरिया और डुगेसिया। प्लानेरिया है, प्लेनारिया है, मेरे समझ से प्लेनारिया है, देखिएगा तो ये PLE शायद है, प्लेनारिया। नहीं, PLA है, प्लानेरिया PLANA आ रही है, ठीक। प्लानेरिया और डुगेसिया, इसमें जबरदस्त रिजेनरेशन पावर है ना। फ्रैगमेंटेशन एंड रिजेनरेशन कैसे करता है? ये होता है एक्वेटिक, राइट, पानी में पाया जाता है, और वाटर करंट जब इस पर पड़ता है तो ओके। सो ये बता रहे थे प्लेनेरिया या डुगेसिया ऐसा वर्म है, फ्लैट वर्म है, ठीक है, और ये एक्वेटिक है। वाटर करंट जैसे, यानी पानी का थपेरा जैसे इसके ऊपर पड़ता है, ये ना टुकड़ों में टूट जाता है। मान लेते हैं 4 टुकड़े में टूटा, अगर ये अपने लॉस्ट पार्ट को रिकवर नहीं कर पाया तो मर जाएगा। इसलिए इसमें है क्या, ये जितने पार्ट में टूटता है हर एक पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10th में भी इसको पढ़ते हैं, मान लीजिए ये वर्म इस तरह का होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे देते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये है प्लेनेरिया। इस पर अगर हीट किया वाटर करंट तो नतीजा क्या हुआ, हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे हाइपोथेटिकल, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़े में टूट गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा चारों मिलकर, चारों अलग अलग एक नए वर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। चारों मिलके नहीं, चारों अलग अलग, मतलब ये टुकड़ा एक वर्म दे देगा,
ये वाला टुकड़ा एक वर्म दे देगा, ये वाला फ्रैगमेंट एक वर्म दे देगा, और ये वाला फ्रैगमेंट एक वर्म दे देगा। टोटल कितने हो गए? 4 वर्म। पहले तो छोटा होगा, फिर धीरे 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 एडल्ट हो जाएगा, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एक्वायर कर लेगा। एग्जैक्टली तो ये इसका है रिपेयर प्रोसेस, अपने आप को जिंदा रखने का ये एक तरीका है। लेकिन इफेक्ट देखिए तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, और इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। और यही बात हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, ये है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर, क्योंकि एक ही पेरेंटल वर्म से नए 4 वर्म बने, लेकिन ये इसका रिप्रोडक्शन मेथड नहीं है, ये इसका रिपेयर मेथड है, ताकि ये एक्सटिंक्ट ना कर जाए, सरवाइव कर सके। पर इफेक्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन वाला, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, नंबर बढ़ जा रहा है। यही बात यहां तक पूरा कीजिए, फिर इस पर कमेंट लिखेंगे। लिखिए, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इज a method of repair. Fragmentation and regeneration is a method of repair. A method of repair of the lost body part. Fragmentation and regeneration is a method of repair of lost body part. Fragmentation and regeneration is a method of repair of lost body part. Of lost, L-O-S-T, lost body part, full stop. But the effect is increase in population. But the effect is increase in population. But the effect is increase in population, and therefore it is considered as a method of reproduction. And therefore it is considered as a method of reproduction. Full stop. Since all the regenerated worms, दोबारा से बने हुए worms, since all the regenerated worms come up, तैयार होते हैं, since all the regenerated worms come up from the single worm, and therefore come up from the single worm, and therefore it is a kind of asexual reproduction. And therefore it is a kind of asexual reproduction. छूटा हुआ पार्ट को नोट कर लीजिए, तब तक इधर हम साफ करते हैं। Okay, now part B, sexual reproduction. पहला पार्ट, एनिमल्स आर डिप्लॉयड, यानी 2N,
ये डिप्लॉयड एनिमल्स हैं। सीरियल नंबर 2, animals are hermaphrodite generally. अधिकतर केस में ये hermaphrodite होते हैं यानी बाइसेक्सुअल। hermaphrodite generally यानी बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल वाले को क्या कहते हैं? यस, मोनोएसियस, मोनोसियस, यानी सिंगल एनिमल कैरिंग बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मोनोसियस। तीसरा, फर्टिलाइजेशन। इंटरनल टाइप, fertilization internal type. Development, indirect. Larval stages are present. इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और इनमें लार्वल स्टेज होते हैं। लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। अब अगला काम क्या रह जाता है? एग्जाम्पल, और वो भी क्लास वाइज। नीचे मिटा सकते हैं, परमिशन है? ओके। अब देखिए सीरियल नंबर, अच्छा एग्जाम्पल के लिए सीरियल नंबर हम लोग रखें, छोड़िए एग्जाम्पल्स। क्लास 1 का नाम बोलिए। ओ हाँ, अब तो टाइम आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखें इसका क्लास बेस्ड एग्जाम्पल्स। पहला क्या है? ए इसका सर, हाँ प्लेटिहेलमिन्थस, हाँ, फेस मीडिया अब टर्वेलारिया रे। अच्छा हाँ, ट्यूबेलेरिया, उसके बाद सिस्टोडा, फिर उसके बाद ट्रिमेटोडा, टर्वेलारिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। तब टर्वेलारिया के एग्जाम्पल में आता है प्लानारिया, और इसी को कहते हैं डुगेसिया। It has tremendous regenerating capacity. It is free living marine flatworm. ये किसी का पैरासाइट नहीं है। क्लास 2 ट्रेमाटोडा, जैसे याद कीजिए हम लोग जब मोलस्का करें, जब हम लोग सिलेंडर पढ़ रहे थे तो साइफोजोआ के लिए हम लोग क्या लिखे थे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड जेलीफिशेस, कहते ना। उसी तरह से
ट्रेमाटोडा में कहते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, all the members of this class are called flukes. इन्हें फ्लूक कहा जाता है, ठीक है। ये भी पैरासाइट होते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट्स। अब एक दो नाम देख लें। लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक जो है इट इज पैरासाइट ऑफ लिवर ऑफ शिप। भेड़ का जो लिवर होता है, यकृत हिंदी में कहते हैं, उसमें ये जाके बैठा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, उसका पैरासाइट है ये लिवर फ्लूक, ठीक है। और ब्लड फ्लूक ये ह्यूमन का पैरासाइट है। कई बार ऐसा होता है कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी अगर कोई पिया, जैसे नदी तालाब में नहाते समय पानी पी लिया, तो बहुत बार होता है इसका इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है, ब्लड फ्लूक मतलब ही है कि ब्लड से रिलेटेड है, तो करेगा क्या, ब्लड वेसल्स जो लिवर के आसपास के हैं उन ब्लड वेसल्स में जाके छुप के बैठा हुआ रहता है। और इसीलिए याद कीजिए, जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एंडोस्पैरासाइट्स होते हैं या तो ब्लड के अंदर छिपा हुआ रहेगा, या लिवर में छिपा हुआ रहेगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम में छिपा हुआ रहेगा, जहां से ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। गॉट द पॉइंट। तो ये ब्लड फ्लूक जो है इट इज पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड resides रहता है and resides in the blood vessels around liver। लीवर के आसपास के ब्लड वेसल्स में ही रहता है। अब देखिए, ये इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, हम लोग को 12th में एक चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में भी जानना है, वाटर इन्फेक्शन के बारे में जानना है। तो ये एग्जांपल्स यहाँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि वहां हम लोग को आसान हो जाएगा। हम लोग बस नाम लिखेंगे और ये रेफरेंस हमारे पास रहेगा कि ये ऐसा काम किए हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइक दैट, ठीक है। अब लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम, ब्लड फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम होता है सिस्टोसोमा, और इसका है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका और ब्लड फ्लूक का है सिस्टोसोमा। और ह्यूमन के इस डिजीज को ये जो पैरासाइट बनकर लिवर में, लिवर के आसपास के वेन्स में बैठा हुआ रहता है, इस डिजीज को कहते हैं, डिजीज इज कॉल्ड सिस्टोसोमियासिस। इसको कहते हैं सिस्टोसोमियासिस। अब एक क्लास और रह गया, इधर मिटाएं।
Class 3. Members of this class of animals are called tapeworms. इस क्लास के है ना जो मेंबर एनिमल्स हैं उन्हें टेपवर्म कहा जाता है और इनकी खासियत क्या है? दे आर एंडोपैरासाइट्स. ऑल आर एंडोपैरासाइट्स. एक है बीफ टेपवर्म, दूसरा है पोर्क टेपवर्म. बीफ कहते हैं फ्लेश ऑफ काऊ को और पोर्क कहते हैं फ्लेश ऑफ पिग और स्वाइन. पिग या स्वाइन के नाम से सूअर को बुलाया जाता है. और एक होता है डॉग टेपवर्म. तो आप पूछिएगा डॉग टेपवर्म फ्लेश ऑफ डॉग क्यों नहीं कुछ लिख रहे हैं? तो ऐसा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये फ्लेश जो है विथ दिस फ्लेश इट कैन अटैक ह्यूमन इंटेस्टाइन. कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा हुआ रहता है. यानी जो ह्यूमन बीफ खाएंगे और कंडीशन है वो बीफ अगर आग में पकाया हुआ जिसको कहते हैं रोस्टेड बीफ अगर खाते हैं तो क्या होता है? फ्लैश और फैट्स उसमें इतना ज्यादा होता है कि अंदर तक वो पकता नहीं है, पूरी तरह से वो सीजता नहीं है. ठीक है, तो इनकम्प्लीट क्या कहते हैं कुकिंग के कारण हीट एक्सपोजर अंदर तक नहीं जाता और हीट एक्सपोजर नहीं अंदर तक जाने के कारण वर्म जो है जिंदा रह जाता है. इट डजंट डाई. यही अगर प्रेशर कुकर में पकाए फिर तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता. लेकिन प्रेशर कुकर में पकाया हुआ फ्लेश ज्यादा लोग पसंद नहीं करते. वो रोस्टेड क्या कहते हैं फ्लेश ज्यादा पसंद करते हैं और यही परेशानी का कारण बनता है. वो छुपा हुआ रह जाता है, मरता नहीं है और ऐसा फ्लेश खाने वाले के इंटेस्टाइन में ये पहुंच जाता है, फिर तो उसको बहुत परेशानी होती है. तो सेम थिंग हैपेंस विथ इट. जो पिग फ्लेश यानी पोर्क खाते हैं उनको भी है ना पकाया हुआ कुकर में पकाया हुआ मांस उतना पसंद नहीं आता. वो रोस्टेड खाना पसंद करते हैं और रोस्टेड में फिर उसके फ्लेश के अंदर जो फंसा हुआ वर्म है वो जिंदा रह जाता है और इस तरीके से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एंट्री मिल जाता है उसको. ठीक है, डॉग टेपवर्म ये ह्यूमन तक कैसे पहुंचता है? डॉग को जब हम पालते हैं तो हमारे घर में ही बहुत बार डिफिकेट करता है और इसके एक्सक्रीटा में ये वर्म के जो क्या कहते हैं ओवा है यानी अनडेवलप्ड एम्ब्रायो, अभी पूरी तरह से एम्ब्रायो डेवलप नहीं हुआ वर्म में, वो अनडेवलप्ड एम्ब्रायो उसमें रहता है, ओवा रहता है. जब उसका डिफिकेटेड मैटर ड्राई हो जाता है तो हवा के साथ उड़ के वो कहीं पे भी बेड पे, हमारे खाने में, हमारे हाथ पे, हमारे कपड़ों पे, कहीं पे भी आ जाएगा. अब खाना खाते समय हो ही सकता है हमारा हाथ अपने बॉडी पे, बेड पे, चादर पे, तकिया पे, टॉवल पे, जमीन पे, दीवार पे कहीं ना कहीं लगेगा ही. उतना हाइजीन कॉन्शियस तो कोई होता नहीं कि हर वक्त एकदम हाथ धो के है, सैनिटाइज्ड है भाई, सीधे खाना खाना है, खाना ही छुएंगे और कुछ नहीं. तो जहां हाथ लगाए हो सकता है वहां पर ओवा आ गया, मुंह में चला गया. अगर ये इंटेस्टाइन में चला गया तो इंटेस्टाइन के वॉल को परफोरेट करके ब्लड वेसल में जाता है और वहां से सीधा रास्ता पकड़ता है ब्रेन का और इस वजह से
डॉग टेप वर्म का इन्फेक्शन अगर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते, वो कोमा में चले जाते हैं और इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है उनका, क्योंकि ये वर्म ब्लड वेसल्स के थ्रू एंट्री लेके सीधे चला जाता है ब्रेन में। ये बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्ता पालते हैं, उन्हें अपने डॉग को ट्रेनिंग देना चाहिए कि इट शुड डिफिकेट आउटसाइड द होम, घर से बाहर जाके डिफिकेशन करे। इससे क्या होगा, इस वर्म का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। डॉग टेप वर्म इन्फेक्ट्स ह्यूमन when excreta of it dries and exposes the ova to the human taken into intestine. इसका एक्सीटा ड्राई होने के बाद ये उड़कर उसके फूड में चला गया और तब जाके इसका इन्फेक्शन ह्यूमन को हो सकता है। अब बारी बारी से इनके नाम लिखे। बीफ टेपवर्म को कहते हैं TAENIA, टीनिया सोलियम। इसको उल्टा हो गया, सॉरी। बीफ टेपवर्म को कहते हैं टीनिया सैजिनाटा। पोर्क टेपवर्म को कहते हैं टीनिया सोलियम। डॉग टेपवर्म को कहते हैं इकाइनोकोकस। इतना काफी है।